आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी वर्कअप के बारे में। मतलब कि अगर कोई इनफर्टाइल कपल अगर हमारे पास आया है तो हम लोग उनका वर्कअप कैसे करते हैं और हम आगे की प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था सिंह, ट्यूलिप गायनी एंड आईवीएफ सेंटर कानपुर से। तो आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी वर्कअप के बारे में। नॉर्मली जो सारे हमारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो अगर हमारे पास हमारे क्लिनिक में आते हैं तो सबसे पहले एक हम लोग उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि उनकी शादी को कितना टाइम हो गया है और क्या क्या उनका इलाज चल चुका है, कुछ उनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं है और कुछ पुरानी सर्जरीज तो नहीं हुई हैं, अभी तक इनफर्टिलिटी के लिए उन्होंने कुछ अपनी मेडिसिन्स या दवाइयाँ या आईयूआई जैसे अपना इलाज करवा तो नहीं लिया है। तो प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग उनका कुछ बेसिक वर्कअप कराते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है स्पर्म एनालिसिस। मतलब हम लोग हस्बैंड का स्पर्म एनालिसिस कराते हैं। तो ये इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उसमें 40% जो होता है वो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है। तो सबसे पहले हमें ये रूल आउट कर लेना होता है कि जो मेल पार्टनर है उनके शुक्राणु ठीक हैं या नहीं। तो इसमें हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि 3 से 7 दिन का एब्सटेंस रखना होता है। उससे अगर ज़्यादा का अगर कॉन्टैक्ट पीरियड होता है तो शुक्राणु की जो मोटिलिटी होती है वो सही नहीं आती है। तो ये जानना, ये उनको टाइम लिमिट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हस्बैंड का एनालिसिस करा लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं फीमेल की तरफ। तो उनमें हम सबसे पहले अपना ओव्यूलेटरी स्टडी करते हैं। अंडेदानी में जो एग की जो क्षमता है, जो मात्रा है वो ठीक है कि नहीं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग अपना TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं जो पीरियड के दूसरे दिन करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है, मतलब कि जो दोनों अंडेदानी में एग्स कैसे हैं और उनकी क्वांटिटी कैसी है, इसका पता करते हैं। उसके बाद हम लोग उनका बेसलाइन टेस्ट कराते हैं जिसमें हम लोग उनका जो कुछ हार्मोन जांचें होती हैं, थायराइड की जांच होती है और प्रोलैक्टिन की जांच होती है। तो इसके द्वारा हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अंडेदानी में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है जिसकी वजह से महिला कंसीव नहीं कर पा रही हैं। जब ये ओव्यूलेटरी स्टडी हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है वो है ट्यूबों की जांच। तो ट्यूब्स की जांच करना इसलिए आवश्यक है कि ट्यूबें हमारी खुली हैं कि नहीं, उनमें कोई और दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है वो फिलोपियन ट्यूब्स में ही होती है। तो ये जो ट्यूब्स की जांच होती है वो बेसिकली हम 3 तरीके से करते हैं। जो सबसे पहला मोस्ट कॉमन होता है उसका नाम होता है HSG। HSG मतलब हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे से डाई डाल के और हम लोग अपना डाई डालते हैं और उसके बाद ऊपर से एक्सरे लेके देखते हैं कि दोनों साइड से ट्यूब से अपना डाई निकली कि नहीं। इसके बाद की जो दूसरा हुआ उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा सलाइन इन्फ्यूजन करते हैं। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी बोलते हैं इसे। तो अगर दोनों साइड से अगर अपना सलाइन अपना निकल के बाहर आ जाता है, अल्ट्रासाउंड में हम उसे देखते रहते हैं, तो इससे भी हम अपना बता सकते हैं कि ट्यूबें खुली हैं कि नहीं। जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है वो होती है डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्ट्रो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपी के द्वारा अपना पहले हम लोग नीचे से डाई डालते हैं और अपना दूरबीन विधि द्वारा पेट में अपना छेद करके ऊपर से हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं कि अपना दोनों साइड से अपनी डाई निकली कि नहीं। तो ये सबसे डायग्नोस्टिक होता है। तो ये सारी जांचें करके एक हम लोग वर्कअप तैयार करते हैं पेशेंट का कि हमें किस तरीके से अपने पेशेंट्स को हमें सुझाव देना है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों सारी चीज़ें उनकी सही आई हैं, मेल फैक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं आई है और अगर हमने उनकी वाइफ की सारी चीज़ें कराई हैं, ओव्यूलेशन स्टडीज़ नॉर्मल आए हैं और अपनी ट्यूब्स दोनों ओपन हैं और अपना हार्मोनल स्टडीज़ अपनी नॉर्मल आई हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग, और शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, तो उनको हम दवाइयों मेडिसिन के द्वारा कंसीव करने के लिए नेचुरल कंसेप्शन की सलाह देते हैं। और अगर उनमें कुछ अगर दिक्कतें आती हैं तो फिर हम लोग जो बेसिक अपना ओव्यूलेशन इंडक्शन या IUI उसका सुझाव देते हैं। जब सारी चीज़ें हमारी फेल हो जाती हैं उसके बाद ही हम उन पेशेंट्स को IVF तक जाने की सलाह देते हैं।
ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम का समाधान पुरुष और महिला दोनों को सामने बैठा के उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करके और उनका पूरा वर्कअप करके ही हम उस पर प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि उसके पीछे का क्या पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं ठहर पा रही है, और उस निष्कर्ष तक पहुंचकर ही हम उसका कुछ समाधान निकाल सकते हैं।